जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो 11 जून 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे और ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हर एक सोर्स से करंट अफेयर्स की न्यूज जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, राइट, पीआईबी, राज्यसभा टेलीविजन की रिपोर्ट, सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह पर आपको जो है वो मिलने वाला है। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू की अंडरस्टैंडिंग में आपकी करवाऊंगा, राइट। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर लो। @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है और दूसरा हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है @ओनली करंट अफेयर्स का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमारे लेक्चर्स की अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और स्टडी मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, काफी सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स। बट अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें और जहां पर हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, राइट, इवन मेंस की आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है। तो बस आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे पेड ग्रुप को भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं एक एक करके, और ध्यान से हर एक टॉपिक को सुनिएगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हर एक टॉपिक की होने वाली है। तो देखिए, न्यूज में जो ये टॉपिक सामने आया है तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं हमारी धरती से रिलेटेड और हमारे प्लैनेट से रिलेटेड कि ये हमारा धरती प्लैनेट जो है वो किस तरीके से बना है, राइट। तो उसमें आपको मेन जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, वो है दो थ्योरीज जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो, पहली थ्योरी हम लोग को देखने को मिलती है नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या? मेरे साथ रिपीट करो, नेबुलर हाइपोथेसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका परिकल्पना। क्या? निहारिका परिकल्पना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, इसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस थ्योरी को मॉडिफाई किया, संशोधित किया, रिवाइज किया किसने? लाप्लास ने। लाप्लास ने, राइट। अब ये थ्योरी जो है वो क्या कहती है? ये थ्योरी बहुत सिंपल सी चीज कहती है कि हमारा जो ये पूरा प्लैनेट है ये बना है एक क्लाउड से, राइट। मैं आपको इमेज दिखाता हूं। देखो, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है यहां पर, तो आप देख सकते हो पहला पॉइंट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर देखो गौर से, पहले पॉइंट में देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल कुछ नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स है, क्लाउड बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व, रोटेशन जो है वो करने लगते हैं, ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं ग्रेविटेशन के कारण, राइट। और जब ये चिपकते हैं तो धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई होते हैं, राइट। और ऐसे करके एक गोल प्लैनेट जो है वो तैयार हो जाता है, बन जाता है। तो नेबुलर थ्योरी हमें प्लैनेट कैसे बनता है उसके बारे में बताती है। तो अभी वीडियो को पॉज करो, तुरंत करो पॉज और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि नेबुलर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, राइट। पॉज करो फिर बताओ, क्योंकि जस्ट अभी मैंने उसका आंसर दिया था। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप कितने एक्टिव हो, राइट, कि ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। बीच में मैं पूछूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल रिवाइज करते हुए चलूंगा और आपको इंश्योर करूंगा कि क्लास के दौरान ही आपको पूरी चीज याद हो जाए। तो यह है नेबुलर थ्योरी कि प्लैनेट कैसे बना है, कि क्लाउड से एक प्लैनेट जो है वो किस प्रकार से तैयार हुआ। तो ये बताया इमैनुअल कांत ने, राइट। अब दूसरी एक और थ्योरी है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये बचपन में आपने पढ़ी होगी शायद कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो है वो पूरा फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, राइट। एक सिंगल पार्टिकल से ये बना है और आज की डेट में ये बहुत बड़ा हो गया है। जैसे बलून को हम फुलाते हैं तो बलून जो है वो एक्सपैंड होता है ना, बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी वही है जो किसने दी है? एडविन हबल के द्वारा जो है वो दी गई है 1920 में। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये धरती या प्लैनेट जो है वो बनने की थ्योरी जो है वो दो है। एक थ्योरी नेबुलर थ्योरी और दूसरी हम लोग को बिग बैंग थ्योरी देखने को मिलती है। बात समझ में आई आप सभी के? तीसरा फैक्ट आप ध्यान में रखो कि हमारी धरती जो है वो कितने साल पुरानी है? 4.5 बिलियन साल पुरानी है। अब कुछ और चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि धरती के अंदर हम लोग को लिथोस्फीयर देखने को मिलता है जिसको स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल जो है वो हमें देखने को मिलता है कि कैसे बना। तो धरती जो थी वो पहले बहुत गर्म थी, राइट, बहुत ज्यादा हॉट थी, एक्सट्रीमली हॉट थी। फिर धीरे धीरे करके धरती जो है वो ठंडी हुई बाहर के एनवायरमेंट के कारण, राइट। धीरे धीरे करके ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो हैवी जो मिनरल्स थे वो नीचे चले गए, जैसे कि आयरन, और लाइट मिनरल्स थे वो ऊपर रह गए। यस। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि धरती का कोर जो है वो बिल्कुल सॉलिड है, कड़क है। यस, बोलो हाँ या ना। तो हैवी हैवी मिनरल्स नीचे चले गए, लाइट मिनरल्स ऊपर चले गए, राइट। पहली चीज तो ये, इस प्रकार से लिथोस्फीयर बना, क्रस्ट बना, बाहरी एरिया बना, राइट, परत बनी धरती की। फिर धरती का एटमॉस्फेयर पर कैसे बना? तो 3 स्टेजेस में बना धरती का वायुमंडल। तो पहली स्टेज धरती के वायुमंडल के बनने की, पहले तो एक तो ठंडा एनवायरमेंट था,
वो ठंडा एनवायरमेंट धीरे धीरे करके खत्म हुआ, कूल डाउन हुआ। फिर दूसरी स्टेज के अंदर हमें देखने को मिला कि धरती के अंदर, अब धरती गर्म थी, तो धरती की गर्माहट जब बाहर निकली तब हमें देखने को मिला कि एक एटमॉस्फेयर जो है वो तैयार हुआ, मतलब एक प्रकार का वायुमंडल जो है वो तैयार हुआ। तो धरती के इंटीरियर गर्माहट से वो वायुमंडल जो है वो बनता है, यस, और ये एटमॉस्फेयर बनता है। फिर फाइनली जब धरती में जीवन की प्रक्रिया शुरू हुई, लाइफ की प्रोसेस शुरू हुई, तब उस दौरान फोटोसिंथेसिस के कारण हमें देखने को मिला कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक जो है वो हुआ, काफी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण काफी सारी गैसेस जो है वो बाहर निकली। तो इसने भी एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस किया, वायुमंडल को इन्फ्लुएंस किया। तो वायुमंडल बनने की 3 स्टेजेस हैं जो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब जलमंडल, ये भी तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हाइड्रोस्फीयर ये कैसे बनता है? तो इसके बनने की बहुत सिंपल प्रोसेस है, वाटर वेपर। भाई देखो, या वाटर साइकिल बोल दूं मैं, होगा क्या? वाटर वेपर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जल वाष्प जिसको हम लोग हिंदी में जो है वो बोलते हैं वाटर वेपर। गर्माहट के कारण वेपर जो है, पानी की वेपर जो है वो ऊपर चले गए, ऊपर जाकर ठंडे हुए, फिर कंडेंसेशन हुआ और बारिश बारिश के फॉर्म में जो है वो नीचे आकर गिरे। तो जब ये बारिश हुई बहुत सालों तक धरती पर, तो जितने ये धरती पर गड्ढे बने हुए थे वो भर गए, और जो आज की डेट में हमारे महासागर हैं। तो ये हाइड्रोस्फीयर बनने की प्रोसेस है। और ये बहुत बेसिक चीजें जो हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस में हम लोग कवर कराते हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस नहीं कवर करी हैं तो आप कवर करिए, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है वो मिल जाएगी। इवन डिस्क्रिप्शन पर भी आप देखेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रोसेस कुछ हम लोग को देखने को मिलती है जिसके कारण से ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो तैयार हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यस। और धरती पर लाइफ का ओरिजिन, यानी कि जीवन का ओरिजिन जो है वो धरती पर कैसे हुआ, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो अब देखो क्या होता है, कोई न्यूज आती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, राइट, तो मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स में जो भी चीज आ रही है ना, वही चीज आपसे जनरल स्टडीज में पूछी आएगी। इसलिए हम आपकी तैयारी इस प्रकार से करवाते हैं कि करंट अफेयर्स में जैसे अभी ये न्यूज आई, अब क्या न्यूज आई वो मैं आपको अब समझाता हूं, राइट। मैंने आपको पूरे फैक्ट्स बता दिए, अब न्यूज समझो आप। करंट अफेयर्स में न्यूज हमें ये देखने को मिली है कि हमारी धरती कितने साल पुरानी है। मैंने आपको अभी फैक्ट बताया था, 4.5 बिलियन साल पुरानी हमारी धरती है। बट हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब से शुरू हुई? तो कहीं कुछ किताबों में लिखा है 3.5 बिलियन साल पहले, और कुछ किताबों में लिखा है 3.7 बिलियन साल पहले। तो कुछ भी ले सकते हो आप, 3.5 या 3.7 बिलियन साल पहले हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अब साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने कुछ चट्टानों की स्टडी करी, कुछ पत्थरों की स्टडी करी, जिसके थ्रू पता लग गया कि नहीं, धरती पर पानी, क्योंकि देखो जीवन जो है वो उसकी उत्पत्ति कहां से होगी? पानी से होगी। तो ये बताया गया कि जीवन धरती पर पानी जो है वो 4 बिलियन साल पहले से था। दैट मीन्स कि जो आज की डेट की थ्योरी है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है 3.5 या 3.7 बिलियन साल पहले से, तो वो गलत है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई है 4 बिलियन साल पहले से। तो ये न्यूज यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, वैसे आपका लेना देना था ये थ्योरीज से जो मैंने भी आपको बताई। कौन सी थ्योरी? नेबुलर थ्योरी आपको जो है वो ध्यान में रखना है, बिग बैंग थ्योरी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर यानी कि ये स्थल मंडल कैसे बना, वायुमंडल जो है वो कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल जो है वो कैसे बना, राइट। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का इंपैक्ट हम लोग को एटमॉस्फेयर पे कैसे देखने को मिलता है, जैविक प्रक्रियाओं का प्रभाव वायुमंडल पर कैसे पड़ा, तो वो पूरी चीज मैंने आपको बता दी। तो ये चीज जो है वो आपको पढ़नी थी मेनली, तो इसलिए मैंने जो काम की चीज थी वो आपको पहले बताई, और जो ज्यादा काम की चीज नहीं थी वो लास्ट में बताकर मैंने छोड़ दी। तो ये सब फैक्ट्स आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं, राइट। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, मतलब ये मान के चलो कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, और इवन शायद पेपर 3 के अंदर भी जो है ये टॉपिक एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से जो है वो पूछा जा सकता है, यस। अब देखो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। मिनी लेटरलिज्म एक टर्म सामने आया है। क्या टर्म सामने आया है? लघु पक्षवाद। क्या होता है ये लेटरलिज्म? मैं अगर आपको, या पक्षवाद, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, देखो हिंदी में तो समझ में आ रहा है पक्षवाद। तो क्या होता है? एक छोटा सा ग्रुप होता है, मिनी मिनी मतलब छोटा ग्रुप। ये लेटरलिज्म मतलब एक ऐसा ग्रुप जिनका सभी का इंटरेस्ट कॉमन रहता है, राइट। एक ऐसा ग्रुप जिनका सभी का कॉमन इंटरेस्ट होता है, यस। तो वो उसको लेटरलिज्म बोलते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो अभी न्यूज का ही अपन एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूज में ये बताया जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहां पर
मिनी लेटरलिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है। यहां पर छोटे छोटे ग्रुप जो है वो बन रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। तो आप समझ में, छोटा गैंग जो किसी, अब जैसे चाइना कुछ कंट्रीज का कॉमन दुश्मन बन गया है, तो उन लोगों ने उन छोटी 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 यानी कंट्रीज ने जो है वो ग्रुप्स बना लिए, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए। तो ये जो ग्रुप्स हैं उनको हम लोग जो है वो लेटरलिज्म जो है वो कहते हैं। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप जिसका कोई एक कॉमन इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग लेटरलिज्म कहते हैं। और आज की डेट में दुनिया भर में ये ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनते हैं। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो एक मिनी लेटरलिज्म जो है बन चुका है, ये न्यूज में बताया जा रहा है। कैसे? तो मैं आपको बताऊं, यहां पर अभी फिलीपींस नाम की कंट्री बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं पहले आपको कुछ मैप के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, बट उससे पहले मैं यहां पर आपको मैप तो दिखा रहा हूं, बट आपको मैप के ऊपर डिपेंडेंट ऑनलाइन नहीं होना है। ऑनलाइन मैप के ऊपर आप बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होगे। मैं चाहता हूं कि आप आज ही अपने घर में एक वर्ल्ड मैप लगाएं बड़ा सा, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, और एक इंडिया का मैप लगाएं बड़ा सा। और जब भी कोई कंट्री का नाम आ रहा है या किसी स्टेट का नाम आ रहा है, तो तुरंत आप अपनी दीवार पर देखें मैप की तरफ कि हाँ भाई ये कंट्री सर ने बोली तो मुझे उस कंट्री की तरफ देखना है। आपको गूगल पे मैप नहीं देखना है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब उस समय आपको अपनी घर की दीवार याद आएगी। और ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं जो टॉपर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और मैं चाहता हूं आप अप्लाई करें। तो अगर आपके घर पर मैप नहीं है तो आज ही मैप जो है वो लगाओ बड़ा वाला अपने स्टडी रूम में। और जब भी कोई कंट्री की बात आ रही, किसी क्षेत्र की बात आ रही, तो अपने मैप की तरफ देखो। मोबाइल पे ये लेक्चर देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, जैसे ही क्वेश्चन आया या जैसी टॉपिक आया, कोई कंट्री के बारे में बोला मैंने या किसी स्टेट के बारे में बोला, पॉज करो और अपने मैप की तरफ जाकर खड़े होकर उसको देखो। और हाँ, कई बार ऐसा होगा कि आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी स्टेट कहां पर है या कौन सी कंट्री कहां पर है, राइट? जैसे आपको पता है कि यूएसए कहाँ है, तो आपने तुरंत मैप की तरफ देखा, आपको समझ में आ गया दूर से कि यूएसए यहाँ है। बट अगर आप, जैसे मैंने बोला, फिलीपींस, जापान, तो आपको नहीं पता ये कंट्री एग्जैक्टली मैप में कहां पे, तो आप मैप के पास जाओ और वहां पर जाकर उसको एक दो बार पिन पॉइंट करो, क्योंकि एक दो बार पिन पॉइंट कर लोगे तो आपको मैप क्लियर हो जाएगा। और ये है मैप की प्रैक्टिस जो आपको इंडिविजुअली करनी है। तो चलो अब मैं आपको मैप दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये देख लो भैया, ये जो है ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, राइट? और जिसमें ये पूरी कंट्रीज है वो आ जाती है, देख सकते हो आप, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं। यहां पर आप देखो फिलीपींस नाम की कंट्री जो है वो दिखाई दे रही है, गूगल के मैप में भी मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको जूम आउट करूं थोड़ा सा, तो यहां पर देखो आपको इंडिया जो है वो दिखाई दे रहा है। मैप हिल क्यों नहीं रहा? अरे हाँ, ये देखो आपको यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है। यस, इंडिया से जो हम किसकी तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे नीचे इंडियन ओशियन है, और थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएं हम लोग, और यहाँ पर देखो साउथ चाइना सी है। कौन सी सी है? साउथ चाइना सी। मैंने इसको जूम किया, अभी दिखाएगा ये। तो देखो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फिलीपींस का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? फिलीपींस का क्षेत्र है ये वाला। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो शायद ये कंट्री का नाम जो, हाँ देखो, ये फिलीपींस का क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? यहाँ पर इस तरफ फिलीपींस सी है और इस तरफ साउथ चाइना सी हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो लिखा भी हुआ है, दिख रहा है आप सभी लोगों को? यस। तो ये चीज, तो मैप की इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है तुरंत, और आप अपने दीवार पे लगे हुए मैप से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको, बट अपने दीवार पे लगे हुए मैप को कंटिन्यूअस बार बार आप देखो। यस, तभी आपको जो है फायदा मिलेगा गाइस। और सिलेक्शन चाहिए तो मेरी बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो अभी हमने क्या देखा कि जो आपने देख लिया फिलीपींस, फिलीपींस बड़ा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि बिकॉज बार बार चाइना क्या करता है, अपने जहाज, अपनी शिप लेकर आता है फिलीपीन के पास और उसको परेशान करता है फिलीपीन सी में। बार बार टेंशन देता है फिलीपींस को, और ऐसा करता है ये चाइना थोड़ा हरकती है। ये कई बार इवन ऑस्ट्रेलिया पे भी अपनी नेवल शिप जो है वो लेकर चले जाता है, और वो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को एकदम पैनिक आने लगता है कि अरे भाई, अब सोचो आप, किसी दूसरी कंट्री की नेवल शिप बिल्कुल वेपन वेपन जो है वो लगाकर एकदम से आपकी तरफ आ रही है, तो एक मिनट के लिए डर भी तो लगेगा ना कि भाई कहीं वो अटैक ना कर दे हमारे ऊपर। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया रेडी होता है, ये गोल घूम जाता है, चाइना बोलता है छोड़ो हम जा रहे हैं भाई। तो ये ऐसे टेंशन देता है, हरकती है ना, थोड़ा सा हरकती बच्चा है, तो ये टेंशन देता है। तो अभी क्या हुआ, अभी एक इन लोगों ने गैंग बना लिया। किन लोगों ने गैंग बनाया? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, मिनी लेटरल ग्रुप। किसको काउंटर करने के लिए? चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए। अब ये गैंग जो है वो मिलकर चाइना को जो है वो काउंटर करेगा, राइट?
तो कुछ नहीं है, स्क्वाड का मतलब एक छोटा सा गैंग होता है साउथ चाइना सी के अंदर। एक गैंग जो है वो तैयार हो रहा है और बहुत समय से, आज की कहानी नहीं है, साउथ चाइना सी पर टेंशन बहुत समय से चल रही है। क्यों चल रही है, तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है वो ये बोलता है कि साउथ चाइना सी उसका है। अब क्वेश्चन जब पूछा गया चाइना से कि क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उससे बोले देखो इस समुद्र का नाम जो है वो मेरे नाम पे है, चाइना के नाम पे, इसलिए ये है। तो भैया ऐसे तो पूरा महासागर हमारा है, इंडियन ओशियन। यस, ऐसे तो हम भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये हरकत ही है बहुत बड़ा, राइट। और साउथ चाइना सी पर बड़ी दिक्कतें चल रही है, फिलीपींस बड़े प्रॉब्लम में है। ये सब छोटी छोटी कंट्रीज है ना, फिलीपींस, वियतनाम, इन सबको बहुत परेशान करता है ये चाइना। ताइवान को तो आते जाते थप्पड़ मारता हुआ जाता है। एनीवेज, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर, समझने वाली बात है, राइट। और आपको बता दें कि इस प्रकार से जो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे गैंग बनने के, यानी कि जो लघु पक्षवाद, जो ये ग्रुप वगैरह बनता है ना, मल्टीलैटरलिज्म जो बन रहा है, उसके फायदे क्या है? उसके फायदे ये होते हैं कि सब ये छोटे छोटे ग्रुप मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो होता है वो कॉमन होता है। यस। नेक्स्ट, ये नॉन बाइंडिंग होते हैं, यानी कि जब ये मिल जाते हैं एक बार, ये अपनी मर्जी से मिलते हैं और इनको फॉलो करना है किसी डिसीजन को कि नहीं फॉलो करना है, ये इन्हीं के ऊपर होता है पूरी तरह से। और इसके अलावा एक इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हम लोग को देखने को मिलता है वो ये होता है कि कई बार ग्लोबल लेवल पर, जैसे इंटरनेशनल, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बताओ क्या करते हैं, ये गुट बना लेते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे बिल पास होने नहीं देते या विवाद करते हैं एक साथ मिलकर, क्योंकि इनका ग्रुप जो है वो बन जाता है ना, एक प्रकार से गैंग बन जाती है इनकी। तो ये चीज हम लोग को इनकी देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा छोटा सा मुद्दा चल रहा था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम से 100 टन से भी ज्यादा गोल्ड जो है वो लेकर आ गया है अपने पास। ताली बजाओ सभी लोग, अरे वाह, लूटा हुआ सोना हमारा वापस आ गया। क्यों? गलत। यही दिक्कत है, जब आप टॉपिक इस तरीके से पढ़ोगे और कोई आपको समझाएगा इस तरीके से कि यूके से अगर आरबीआई ने, देखो क्या लिखा है, सिंपल सी चीज लिखी है न्यूज में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया है, 100 टन गोल्ड जो है वो यूके से वापस हमारी कंट्री में ले आया है, हमारी कंट्री के भंडार में ले आया। चलो हिंदी में पढ़ लो, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूके से 100 टन से अधिक सोना अपने घरेलू भंडार में वापस लाकर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया। यहां पर सभी के दिमाग में एक चीज आ जाएगी, अरे लूटा हुआ सोना, जो यूके सोना लूट के गया था ना, वो वापस आ गया है। भैया मेरे, ये लूटे हुए सोना वापस नहीं है, ये हमारा खुद का सोना जो हमने इंग्लैंड के बैंक में रखा था वो हमने वापस लिया है। अब आप बोलोगे सर इंग्लैंड की बैंक में क्यों रखा सोना, हम अपनी बैंक में भी तो रख सकते थे ना। देखो भाई साहब, जब हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो हम सोचते हैं कि ट्रेड का सेटलमेंट जो है वो गोल्ड में हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, करेंसी जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है, राइट, एप्रिशिएट होती है, डीवैल्यू होती है, पता है ना ये बात सभी को। डॉलर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। गोल्ड एक एसेट है जिसका प्राइस जो है वो बढ़ता है। यस, बढ़ेगा, एप्रिशिएट जो है वो होगा। तो अगर हम गोल्ड पर ट्रेड करेंगे, डील करेंगे, तो फायदा सबसे ज्यादा हमें होगा ना, क्योंकि वो ऊपर नीचे नहीं होता, एकदम से फ्लक्चुएट नहीं करता एकदम से। तो गोल्ड बेस्ट ऑप्शन है, तो हम इसलिए इंग्लैंड की बैंक में रख देते हैं। तो ये वही सोना है जो हमारा खुद का खरीदा हुआ, जो हमने इंग्लैंड की बैंक में रखा था, वो हमने वापस लिया है, बस, और कुछ नहीं। सर वापस क्यों ले लिया हमने, ये भी तो क्वेश्चन आपको आपको पूछना चाहिए ना। तो भैया वापस हमने इसलिए लिया क्योंकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रांग बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अब आप किसी दूसरे की बैंक में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है बैंक के अंदर लॉकर सिस्टम होता है, आप बैंक के अंदर जब लॉकर परचेज करते हो तो आपको बैंक को पैसा देना पड़ता है, बोलो हाँ या ना। तो ये गोल्ड जब हमने इंग्लैंड की बैंक के पास रखा था ना, तो उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ रहा था उसको रखने के लिए। तो हमने ये वापस ले लिया, पहली चीज तो हमें वहां पे पैसा ना देना पड़े अननेसेसरली। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को जो है वो बढ़ाना था, बेटर करना था। अब आप बोलोगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इसलिए बोल रहा हूं जनरल स्टडीज की क्लासेस करो, ये जीएस के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स के नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपकी क्लियर कर दी, कभी फॉरेक्स से रिलेटेड टॉपिक आएगा तो वो भी क्लियर करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में 20 25 30 मिनट का प्रॉपर टॉपिक है, राइट। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, बट करंट अफेयर्स के हिसाब से हम चलते हैं। तो कुछ नहीं है, और 1990 के बाद इतना बड़ा हमने जो है ये गोल्ड लेकर आए हैं, राइट, यूके से। आगे की बात करें रीजन क्या था, तो मैंने आपको पूरे रीजन इसके समझा दिए, इसमें और कुछ भी नहीं है।
और एंड ऑफ मार्च 2024 में आरबीआई के पास 822, देखो क्या है, आरबीआई, हम लोग आरबीआई के पास, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 822.10 टन गोल्ड है। बट इंडिया के अंदर आरबीआई के पास आधा ही गोल्ड है, 408.31 गोल्ड, 31 टन गोल्ड। यानी कि 800 टन गोल्ड में से सिर्फ 400 टन गोल्ड ही आरबीआई के पास है, मतलब 400 टन गोल्ड जो है वो फॉरेन कंट्रीज में आरबीआई ने रखा हुआ है। तो ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और ये ट्रस्ट बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है, कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाने के लिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये होती है तैयारी। ऐसा तो है ना कि न्यूज आई कि आरबीआई ने ये मंगा लिया, किसी ने आपको बता दिया कि भैया देखो ये यूके वाले लूट के ले गए थे, कि ये खबरें चलती हैं, ये बेवकूफ बनाने वाली चीजें होती है। और मैंने देखा बहुत, ये वाली न्यूज है वो इस तरीके से जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, कि कुछ भी भाई बिना नॉलेज के कुछ भी करवा रहे हो। वही तो दिक्कत है। आप क्या होता है कि आप लोग जो है वो, लोगों ने थोड़ी सी चीज अच्छी क्या बता दी, लोग के इन्फ्लुएंस में आप आ गए। बॉस हमें है एक्सपीरियंस, हमारी पूरी टीम जो है उसको एक्सपीरियंस है, मुझे खुद को 10 साल का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने का। और आप जानते हो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हजारों में बच्चों का सिलेक्शन करवाया, हजारों में बच्चों का सिलेक्शन, हर साल सिलेक्शन होता है। अब देखिए, एनीवेज चलो छोड़ो, और आगे की बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक हिस्ट्री है गोल्ड को परचेज करने की। हमने जो है वो गोल्ड को और इवन एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट बताया कि करेंसी जो है वो फ्लक्चुएट करती है, बट गोल्ड जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता। तो इसलिए हम खरीद रहे हैं कि जो फॉरेन करेंसीज हैं उसके एवज में गोल्ड में डील कर सके, इसलिए आरबीआई ने ये खरीदा, बस दैट्स इट। तो ये एक टॉपिक की बस इस प्रकार की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस टॉपिक में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर जो बात हो रही है वो न्यूक्लियर टेक्निक्स की बात हो रही है। सबसे पहली चीज तो न्यूक्लियर टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी तकनीकें, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसके थ्रू किसी मटेरियल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज की जा सके, मॉडिफाई की जा सके। कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाने की प्रोसेस को, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन लाने की प्रोसेस को न्यूक्लियर टेक्निक के थ्रू, यानी कि जो मॉडिफिकेशन होता है वो न्यूक्लियर टेक्निक के थ्रू होता है, राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने खाने को बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए न्यूक्लियर टेक्निक्स पर फोकस किया जा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने हाथ मिला लिया है और ये काम करेंगे अब खाने को बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सेफ्टी के लिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे काम करेंगे? तो देखो, FAO को जानकारी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, अपने प्लांट्स के बारे में उनको जानकारी है कि कितनी ज्यादा मात्रा में क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के चलते प्लांट्स अफेक्ट हो रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से जानकारी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन की आने वाले समय में डिमांड क्या होगी, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको पता है कि न्यूक्लियर टेक्निक्स में कैसे डील करना है। उनके पास साइंटिफिक नॉलेज है, उनके पास इनोवेटिव थिंकिंग है कि किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हम करें प्लांट के प्रोडक्ट्स को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ईल्ड हो सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उपज जो है वो मिल सके। तो यहां पर फोकस ना ही सिर्फ उपज के ऊपर और भी चीजों पर किया जा रहा है, जैसे कि न्यूक्लियर टेक्निक्स का इस्तेमाल हम किन किन चीजों पर कर सकते हैं, जैसे कि वो पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये एक पहली चीज तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर, अप्रोच की, यानी कि वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है? तो वन हेल्थ अप्रोच के लिए आप क्या करो, इस प्रकार के अपने नोट्स में 3 सर्कल बना लो। क्या करो? इस प्रकार के 3 सर्कल बना लो। एक सर्कल में लिख दो पर्यावरण, राइट? ये आपस में देखो सर्कल मिल गए। एक सर्कल में लिख दो पर्यावरण, एक सर्कल में लिख दो ह्यूमन हेल्थ, एक सर्कल में लिख दो एनिमल हेल्थ। ये तीनों पर फोकस करना है, पर्यावरण पर फोकस करना है, ह्यूमन हेल्थ पर फोकस करना है और एनिमल की हेल्थ पर फोकस करना है। क्योंकि ये इनमें से कोई भी एक चीज को डैमेज होता है तो ये दोनों चीज जो है वो अफेक्ट होगी। जैसे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो एनिमल की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी, ह्यूमन की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर एनिमल की हेल्थ में प्रॉब्लम है तो एनवायरमेंट भी खराब होगा, प्रदूषित होगा और ह्यूमन हेल्थ भी खराब होगी। जैसे कोरोना वायरस का एक केस ले लो आप, राइट? फ्रूट बैट से हम लोग को बहुत सारी डिजीज देखने को मिलती है कि जो आई हैं, इबोला वायरस देख लो जैसे आप, यस, करेक्ट। तो ये सब
ह्यूमन एनिमल हेल्थ अगर खराब हुई तो ह्यूमन हेल्थ भी खराब होगी और एनवायरमेंट भी खराब होगा। तो इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और इसमें सबसे बेस्ट चीज है पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एक न्यूक्लियर टेक्निक है जो कि बहुत ही जल्दी एनिमल को कौन सी बीमारी, किसी पशु को कौन सी बीमारी हुई है उसको वो डिटेक्ट कर लेती है बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो, अगर खाने में बैक्टीरिया है, पैथोजन है, कीड़े मकोड़े हैं, उसको खत्म करने में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। मिट्टी को पानी के मैनेजमेंट के लिए, मिट्टी के मैनेजमेंट के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हेल्प करती है। वो बताती है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है, कौन से मिट्टी के अंदर जो है वो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, पोषक तत्व डालने हैं, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो सके, मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, कीट को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, यानी कि केमिकल्स को छिड़क कर इंसेक्ट को मारने की जगह इंसेक्ट की नसबंदी कर दी जाती है कि वो ब्रीड ही ना कर पाए। सोचो आप, कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। फिर प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांट्स को और बेहतर बनाया जाता है। तो ये फायदे हैं इसके, बट इसके काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अंदर। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, देखो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट है और हर जगह अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। इस कारण से क्या होता है कि हर जगह वेरिएशन देखने को मिलते हैं प्लांट्स की वेराइटीज में, थोड़े बहुत हल्के फुल्के। जैसे भाई लिविंग बीइंग है, वो इवॉल्व करता है, एवोल्यूशन करता है। भाई जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हम अलग होते हैं हर चीज में, कई बार बिहेवियर में, दिखने में तो होते ही हैं, राइट। तो ये जेनेटिक चेंजेस होता है एवोल्यूशन के थ्रू, और वो रोल प्ले करता है एनवायरमेंट भी उसमें बहुत बड़ा। तो यहां पर प्लांट की बात हो रही है, राइट। तो प्लांट भी जो है वो अलग अलग एनवायरमेंट में हम लोग को देखने को मिलते हैं कि है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, हर जगह एक जैसे तो एनवायरमेंट नहीं है हमारे यहाँ। कहीं पे ठंडी है, कहीं पे गर्मी है, और वहां पर जो प्लांट उग रहा है वो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उग रहा है। जैसे कि आपको पता है, अगर आप कश्मीर साइड या हिली एरियाज की तरफ चले जाओ तो आपको थोड़े हट्टे कट्टे लोग दिखाई देंगे। तो लोग भी जो होते हैं, ह्यूमंस भी जो होते हैं, वो भी चेंज होते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। यस, तो ये बहुत कॉमन चीज है, आपको पता होगी। ऐसे ही प्लांट्स, तो ये टेक्निक, एक तो ये क्या चाहती है, एक बार टेक्निक बना दी तो वो अगर उसमें वो प्रॉपर्टी होगी तभी वो काम करेगी, बट उसकी अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो वो न्यूक्लियर टेक्निक काम नहीं करेगी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम पैसे का भैया, और इन्वेस्टमेंट का। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम, कई बार सरकार जो है वो अलाउ नहीं करती है इस प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल करवाना, क्योंकि वो कई बार डर भी रहता है कि कुछ उल्टा ना हो जाए, क्योंकि ये सब लिविंग बींग्स है, इसमें अगर कुछ चेंजेस होगा और कुछ उल्टा हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवसर रचनाएं की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। और देखो, बहुत सिंपल सा रूल होता है, जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन है। तो भाई प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, प्रॉब्लम पैसे नहीं है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करो, प्रॉब्लम अगर सरकारी कागजों में है तो उसको थोड़ा सा आसान बनाओ, बेटर बनाओ, राइट। और थोड़ी रिसर्च वगैरह पर पैसे जो है वो लगाओ, जिससे कि सुनिश्चित जो है वो किया जा सके कि इससे कोई नुकसान ना हो। तो ये पूरी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है फूड सेफ्टी के ऊपर। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल, जिसको ऑर्गेनाइज करती है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने हाईलाइट किया है कि भाई आज की डेट में हम न्यूक्लियर टेक्निक्स की मदद से फूड सेफ्टी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में काफी योगदान जो है वो दे सकते हैं, यानी कि खाने को बचाने में और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में, प्रोडक्शन में ये न्यूक्लियर टेक्निक काफी हेल्प कर सकती है। तो जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो आप ये भी मेंशन करना कि न्यूक्लियर टेक्निक से भी जो है वो काफी फायदा जो है वो हो सकता है। और ये पूरे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, 2 4 5 6 पॉइंट्स अगर आपने मेंशन कर दिए तो आपका आंसर बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो ये था पूरा वो टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ न्यूक्लियर टेक्निक किस प्रकार से फूड सेफ्टी में हेल्प करेगी, एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी, वो आपको समझ में आ गया होगा। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़े। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, क्या है ये डिजिटल कॉमर्स? यानी कि ई कॉमर्स। सभी को पता है ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, राइट। तो इस पर जाकर आप शॉपिंग करते हो, परचेस करते हो, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ओला से आप सर्विस लेते हो, उबर से आप सर्विस लेते हो, राइट, कैब वगैरह की। बोलो हाँ या ना, पता है ना ये सब चीजें आपको।
तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है। कोई फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है, कोई अमेजोन से खरीद रहा है, कोई मिंत्रा से खरीद रहा है, राइट। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। यहां पर उन्हीं की चीजें बेची जाएगी जिसने वहां पर अपने प्रोडक्ट को रखा हुआ है। और ये कंपनीज धांधलीबाजी भी करती हैं। कैसे करती हैं? कि जिन्होंने उस कंपनी के शेयर को परचेज करें, यानी कि जैसे मैं सेलर हूं, मैं बेचने वाला हूं कोई अपने प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बॉटल बेचनी है, राइट। अब मुझे ये बॉटल बेचनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल के तौर पर कोई एक एक्स कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैंने किसी एक एक्स ई कॉमर्स कंपनी का शेयर खरीद लिया मोटा, और मैंने अपने प्रोडक्ट को वहां पर सेल करना शुरू किया। तो मैं उस कंपनी का एक शेयर होल्डर हूं। तो उस कंपनी ने क्या किया, उसने मेरे प्रोडक्ट को सबसे ऊपर कर दिया कि कोई भी सर्च करेगा कि मुझे बॉटल चाहिए तो मेरी बॉटल सबसे पहले दिखाई देगी। तो इस प्रकार की धांधलेबाजी बहुत चल रही थी। तो सरकार, और इसमें क्या हो रहा था कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वाले, राइट। तो ये जो माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस वाले जो प्लेयर्स थे, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस वाले प्लेयर्स थे, तो इनको बड़ी दिक्कत आ रही थी कि इनके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे थे ऑनलाइन वेबसाइट पे। बड़ी कोशिश कर रहे थे पर ये बिक नहीं रहे थे। तो सरकार ने बोला कि हम खुद अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे, और इसको नाम दिया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये कुछ नहीं है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये फैक्ट आप ध्यान में रखोगे। इसको सरकार ने 2021 में लॉन्च किया था, और न्यूज में इसलिए ये टॉपिक आया क्योंकि मई 2024 में 8.9 मिलियन ट्रांजैक्शन यहां पर देखने को मिले हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। तो बस ये सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर एक बायर भी, खरीदने वाला भी, उसको मल्टीपल सेलर जो है वो एक साथ देख सकते हैं, और एक सेलर भी जो है वो बिना किसी पक्षपात के जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। बस इतनी सी चीज आपको जो है वो इसके अंदर ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। और कुछ इसके अंदर जो है वो ध्यान में रखने लायक नहीं है। इसमें फायदा जो है वो ये होता है कि कंज्यूमर एम्पावर हो जाता है। कंज्यूमर यानी कि जो खरीदार है, राइट, उपभोक्ता जो हम लोग को देखने को मिलता है, भाई उसको पता रहता है कि भाई कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है अब। क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट की सर्विस मिलेगी, अमेजोन पे जाओगे तो अमेजोन की सर्विस मिलेगी, यहाँ पे आपको सभी लोग की सर्विस मिल रही है, राइट। इसके अंदर कंपटीशन बहुत अच्छा हो जाता है, इसके अंदर इनोवेशन होता है, लोग नई नई चीजें जो है वो लेकर आते हैं, इनोवेटिव चीजें लेकर आते हैं, राइट। कॉस्ट एफिशिएंसी, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी धांधलेबाजी जो ये कंपनीज कर रही हैं, तो उनसे जो है बचत हो जाती है, राइट। छोटे बिजनेस को बहुत फायदा मिलता है, बट प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद इसकी वेबसाइट पे गया था, तो इसकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को परचेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर उतनी अच्छी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लोगों को डिजिटल नॉलेज आज भी नहीं है उतना अच्छा। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है। जैसे मुझे खुद पर्सनल हुई थी, मेरे को तो फिर भी डिजिटल नॉलेज अच्छा है, मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ ऑनलाइन। बट फिर भी उस वेबसाइट पे जब मैं पहुंचा इसकी, तब बड़ी कंफ्यूजिंग जो है वो हो रहा था उस वेबसाइट के अंदर कि भाई कैसे परचेज करना है, क्या करना है। फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन में, आपने अमेजोन से मोबाइल खरीदा और मोबाइल की जगह पर ईंट निकल के आ गई राइट। तो आप अमेजोन पे कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लेन करने का कोई वो नहीं है रास्ता, और कोई ऐसा शिकायत वाला सेंटर नहीं है, ग्रीवियंस ग्रीवियंस सेल नहीं है, ग्रीवियंस सेंटर नहीं है जहां पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हो। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और फिर इसके अलावा आपको बता दें कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे निपटोगे, तो मैंने आपको बताया ना, जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। भाई अगर ग्रेवियंस सिस्टम नहीं है, शिकायत करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो शिकायत करने वाला सिस्टम जो है वो शुरू करो, राइट। लोगों को डिजिटल लिटरेसी दो, लोगों को प्रमोट करो कि लोग यहाँ पर। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम और भी है। अब जैसे आज की डेट में आपको कुछ परचेज करना होता है तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन ही देखते हो। आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो या स्विगी जो है वो देख लेते हो, राइट। अगर आपको कैब बुक करानी है, ओला उबर देख लेते हो। यानी कि आप एक स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में आपको पता है जहां पर आप जाकर अपनी सर्विस जो है वो लेते हो, राइट। तो लोग इस पर आने में, यानी कि अपनी हैबिट, अपने बिहेवियर को चेंज करने में लोगों को टाइम लगेगा, और लोगों को ये शिफ्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जो इतने सालों से इन लोग की सर्विस ले रहा है फ्लिपकार्ट, और यहाँ पर बोनस वगैरह भी बड़े मिलते हैं, जो कि ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कराता, क्योंकि तो ओपन सोर्स, ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है कि सभी लोग आकर कर सकते हैं। बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, ये सब क्या करते हैं? जोमेटो तो बड़ी हरकत करता है, राइट। 100 रुपए का और डाल लोगे ना, तो आपको जो है वो 80 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। या सॉरी, 20 रुपए का डालो और प्रोडक्ट, तो 80 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे यार, अच्छा फिर भी मैं ऐसी हरकत कई बार कर लेता हूँ कि जैसे बर्गर जो है वो अपन ने बुलवाया, अब उसमें अमेजोन बोल रहा है
कि सॉरी जोमेटो बोल रहा है कि 20 रुपए और का कुछ खरीद लोगे तो तुम्हें जो है वो डिस्काउंट जो है वो हम दे देंगे 80 रुपए का। तो मैंने बर्गर तो खरीद लिया, 20 रुपए का और क्या खरीदू, 20 रुपए की कोई चीज ही नहीं थी। अच्छा, मुझे दिखी रोटी 15-15 30 रुपए की, क्योंकि वहां पर सभी चीज जो है वो 50-60-100 रुपए से ऊपर की। तो अपन ने 2 रोटी बुलवा ली कि मैंने कहा चलो बर्गर के साथ 2 रोटी बुलवा लेते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती है, राइट, कि कर लेते हैं कभी कभी कि ऐसी चिरकुड़ाई भी, चलो 80 रुपए तो बच जाएंगे। मजा भी आता है कभी। तो जो देने वाला भी होता होगा, जो पैक करता होगा उस प्रोडक्ट को, उसको भी लगता होगा यार ये बर्गर के साथ रोटी कौन खाता है भाई। तो कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा दौलत है, दौलत मतलब मेरा एक लैब्राडोर, कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा उसको मैं। तो कई बार मैं उसको एक्स्ट्रा वाला इस प्रकार का सामान मंगाता हूँ तो उसको दे देता हूँ। तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती, तो ऐसे कोई ऑफर्स वगैरह तो देता नहीं है ये वाला प्लेटफॉर्म। यस, तो ये चीज, तो ये था गाइस थोड़ा सा टॉपिक, ये प्लेटफॉर्म के बारे में ध्यान में रखना कि क्योंकि ये सरकारी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स वाला, और काफी अच्छा भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप देखो सरकारी सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप सरकारी सर्विस को अच्छा बोलोगे यार, थोड़ा प्रमोट करो। यस, क्योंकि आगे चल के आपको जो है वो इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करना है, तो अभी से करो ना। जो आपको बनना है उसकी तैयारी अगर अभी से करोगे तो आप आने वाले समय में बन ही जाओगे। अब देखो, कुछ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स में आपको समझाता हूं। लिविंग विल्स क्या होता है गाइस? ये लिविंग विल पहले तो ये समझो, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एक व्यक्ति ये डॉक्यूमेंट तब साइन करता है जब उसको पता होता है कि उसकी तबीयत अब नेक्स्ट लेवल बिगड़ने वाली है, शायद इतनी बिगड़ सकती है कि वो बेड पर आ जाए। क्योंकि आप सोचो, एक व्यक्ति जब बेड पर आ गया, वेंटिलेटर पर आ गया, तो उसका डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं? उसके ट्रीटमेंट का उसके फैमिली मेंबर्स। तो ये क्या करता है, ये लिविंग विल जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर देता है। इस लीगल डॉक्यूमेंट के तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि वो खुद डिसाइड कर देता है कि अगर वो ऐसी कंडीशन में आया जिस कंडीशन में उसकी हालत नहीं है कुछ सोचने की, कुछ समझने की, कुछ बोलने की, कुछ डिसीजन लेने की, तो ये प्री डिसीजन जो है वो उसके बिहाफ में लिया जाएगा। ये क्यों हुआ था? ये यूथनेशिया के कारण हुआ था। यूथनेशिया क्या होता है? जैसे हिंदी में आप देखोगे इसको पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, अब वो सालों से जो है वो वेंटिलेटर पे है, राइट, अब ऑप्शन ही नहीं है कि वो वेंटिलेटर से उठ पाए, राइट, तो उसके साथ जो है वो क्या कर दिया जाता है कि एक टाइम पर उसका वेंटिलेटर सिस्टम जो है वो ऑफ कर दिया जाता है परिवार के कहने पर। तो और उसको मतलब हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। वैसे ही वो कोमा में बहुत सालों से सो ही रहा था, सिर्फ मशीन के भरोसे जो है वो जी रहा था, तो उसको मशीन हटा दी जाती है, वो सिस्टम हटा दिया जाता है, या मेडिकल ट्रीटमेंट उसका रोक दिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है एट अ टाइम। इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में रिकॉग्नाइज किया था, और 2018 में एक केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में लिविंग विल के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको समझ में आ गया लिविंग विल क्या होती है और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, क्लियर हुआ? अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या किया, थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो पैसिव यूथेनेशिया की जो है वो इजी कर दी, राइट, स्पेशली जो लिविंग विल्स की जो गाइडलाइंस थी उसको थोड़ा सा आसान बना दिया, राइट। तो ये चीज, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे की बात करें तो अभी एक नया लोगो आया है, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको FSSAI और APEDA के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो एक लोगो है, आप इसको गूगल पे सर्च करके लोगो जो है वो देख लेना। ये नया लोगो इन दोनों ने मिलकर जो है वो क्यों बनाया, क्योंकि एक कॉमन चीजें जो है वो नजर आए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है ना, तो उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर सके अच्छे से, तो इसके लिए नया लोगो इन्होंने बना दिया, बस दैट्स इट। बाकी और आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये सर्टिफिकेशन बॉडीज जितनी भी है, यानी कि जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, तो उनको अपने लोगों को जो है वो चेंज करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, ना कि 6 महीने के अंदर। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा इसका, ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। तो बस ये देगा इस पूरे ओवरऑल टॉपिक। अब मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको लिखना है 150 वर्ड्स में। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्रिटिकली एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइन ऑन लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथनेशिया। थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ये टॉपिक जीएस पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक देखो क्या लिखा है,
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इससे जुड़ी नैतिक और कानूनी चुनौतियों पर चर्चा करें। तो इस टॉपिक में मेन चीज जो आपसे पूछी गई है कि पहली चीज तो ये पूछी गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है लिविंग विल्स के ऊपर वो कैसी है और पैसिव यूथनेशिया के ऊपर वो कैसी है। प्लस मेन चीज जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है इस आंसर के अंदर वो है एथिकल और लीगल चैलेंजेस कि क्या क्या हम लोग को नैतिक और कानूनी चुनौतियां इससे रिलेटेड देखने को मिल सकती हैं। अच्छे समझ में आई है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना, शेयर जरूर करना और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाओ क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हम अपने पेड ग्रुप में आपको करवाते हैं। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलूंगा आपको कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।